गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो एक बार फिर हाजिर हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त सदफ़। तो नमस्ते, दुआ सलाम के साथ हम करेंगे रिवीजन आज की इस जो हमने बुक रखी है, उन सभी बुक्स से कुछ कुछ रिवीजन करेंगे थोड़ा बहुत, ताकि हम एग्ज़ाम में कामयाब हो सकें। और एग्ज़ाम का मकसद तो आपको पता है कि वो है आपको बीपीएससी सुपर टेट क्रैक करना, और सीटेट जिनके अभी तक सीटेट क्रैक नहीं हुए वो सीटेट क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और एग्ज़ाम की सीटेट की जो एग्ज़ाम की डेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आई है अभी तक में। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना तो उनकी एग्ज़ामिनेशन की जो जगह है वो बदली गई है और ना ही एग्ज़ाम की डेट बदली गई है। और आगे क्या होगा अभी फ़िलहाल इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। वैसे आप चाहें तो वेबसाइट की जो सीटेट की वेबसाइट है उसकी जो ऑफिशियल लिंक है उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। इधर उधर चेक करने से गड़बड़ हो सकती है। और अब आइए हम लोग अपने रिवीजन की तरफ बढ़ते हैं। ये है बुक जिसे हम रिवाइज कर रहे हैं, और ये हमने क्राउन पब्लिकेशन की एक बुक ली थी जो एक काफ़ी आसान और सिंपल बुक है। इससे आप जो हमारे एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस है उसके टॉपिक जो शॉर्ट्स में है, ग्रामेटिकल जो पोर्शन है लैंग्वेज के, वो हम टच कर सकते हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है अध्यापक भर्ती परीक्षा गाइड पेपर 1 और लैंग्वेज क्वालिफाइंग मार्क्स जो इसमें है, इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स दिए गए हैं और हिंदी के लिए 75 मार्क्स दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी हिंदी की जो लैंग्वेज है 75 मार्क्स वाली वो रिवाइज़ कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हम रिवाइज़ कर चुके हैं, लेकिन एक बार जो हमने रिवाइज़ किया है उसको फिर से कोशिश करेंगे दोबारा एग्ज़ाम आने से पहले एक बार उसको फास्टली एक बार रैपिड फायर उसका करें और एक बार फिर से रिवाइज़ करें। लेकिन अभी तो हमारे पोर्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अभी धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करना अभी वक्त है हमारे पास। देखिए ये है श्रुतिम संवेदनार्थक शब्द, ठीक है। तो ये जो है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिन शब्दों के उच्चारण में समानता होती है परंतु अर्थ में भिन्नता होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, श्रुति समवेनार्थक शब्द। जैसे अंश कंधा अंश भाग, शब्द क्या है अंक और अर्थ क्या है गोद। अंग शरीर का भाग, अर्थ उसका हुआ। आदि अदरक, आदि आरंभ। अस्त्र फेंका जाने वाला हथियार, शास्त्र जो होता है वो पकड़ कर लड़ने वाला हथियार होता है। और अली भौरा, और अली क्या होता है सखी। अनल आग, अनल हवा। कुल वंश, कुल किनारा। कांति चमक, क्रांति परिवर्तन। चरित्र स्वभाव, चरित्र जीवन गाथा। चिता एक पशु है। चिता शवदाह का जो स्थान है। जड़ धन, जड़ पेड़ का मूल। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस आते हैं। और एक दो अगर श्रुति समवेनार्थक शब्द आ गए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद हम ये आते हैं इसके 17th चैप्टर पे, ये है विलोम शब्द, अपोजिट जो है वर्ड्स। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो क्या है ये, अंधेरा उजाला, अपमान सम्मान, इति अंत, तगड़ा कमज़ोर, पतन उत्थान। और इसमें शब्द विलोम जो है इसका हम पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द। आइए देखते हैं एक बार फिर। अपमान सम्मान, इति अंत, तगड़ा कमज़ोर, पतन उत्थान, नीरज सरस, नया पुराना, धीर अधीर, भौतिक आत्मिक और मिथ्य सत्य। ये जो है इसके अपोजिट वर्ड्स थे। तो ये जो हमारे एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए इसके लिए।
और हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो हम छोड़कर एग्ज़ाम में नहीं आए। और कुछ चीज़ें यहाँ देखिए, ये जो एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं उसी सिलेबस के अनुसार ही ये इसमें दिया हुआ है इस बुक में। ये है क्या, लकोक्तियाँ। तो इसमें हम जानेंगे ये होती क्या हैं। लोकित में मानव जीवन का सत्य विद्यमान रहता है। ये मानव जीवन के धनीभूत रत्न है। इनमें लोक जीवन की सिद्ध अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। ये नीति साहित्य का प्रमुख अंग है। ये ग्रामीण जनता का तो नीति शास्त्र है और ये भाषा का श्रृंगार है। मुहावरों व लोकोक्तियों में समानता क्या होती है। दोनों का निर्माण निरंतर अभ्यास करने के कारण होता है। दोनों में ही कम शब्दों में अधिक बात कही जाती है। दोनों में ही असाधारण शब्द योजना, विलक्षण अर्थ लोक जीवन अनुभव तथा शताब्दियों का परिष्कृत ज्ञान छिपा होता है। और दोनों से ही भाषा की शक्ति में वृद्धि होती है तथा दोनों ही भाषा का श्रृंगार है। मुहावरों व लोकोक्तियों में क्या अंतर है। मुहावरा वाक्य का अंग होता है तथा लोकोक्ति जो होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण वाक्य होता है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के आरंभ, बीच या अंत में कहीं भी परंतु लोकोक्ति प्रायः वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है। मुहावरा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करके उसे प्रभावशाली बनाता है, जबकि लोकोक्ति जो होती है किसी बात के समर्थन व खंडन के लिए प्रयुक्त होती है। मुहावरा काल, वचन और पुरुष के रूप में परिवर्तित होता है, किंतु लोकोक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपना पैसा खोटा है तो परखने वाले का क्या दोष। अपना आदमी बुरा है तो बुरा कहने वाले को क्या दोष, कोई दोष नहीं है। और अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग और सबका अलग मत। इसका अर्थ यही हुआ, अब पछताव होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर चुकने के बाद पछताने का कोई लाभ नहीं है। अशरफियाँ लूटें कोयला पर मोहर, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में संपूर्ति दिखाना। आए थे हरि भजन को, ओटने लगे कपास। अवश्य कार्य छोड़कर अनावश्यक कार्य में लग जाना। आगे कुआं पीछे खाई, सब और विपत्ति का होना। आप भला तो जग भला, अच्छे को सभी अच्छे लगते हैं। और आम के आम, गुठली के दाम, दोहरा लाभ। आमों की कमाई नींबू में गंवाई, एक वस्तु में होने वाला लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक विपत्ति से हटे दूसरी में फंसे। और क्या है, ऊंची दुकान फेंका पकवान, दिखावा अधिक वास्तविकता कम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपराधी का निर्दोष पर हावी होना। एक अनार 100 बिना बीमार, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, और एक तो करेला कड़वा दूसरा नीम चढ़ा हुआ। स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से एक और अधिक बढ़ जाना। एक तो चोरी दूसरा सीनाजोरी, अपराध करने के बावजूद अकड़ दिखाना। एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती, एक वस्तु के ये 2 समानाधार अधिकारी नहीं हो सकते। एक पंथ 2 काज, एक काम से दोहरा लाभ। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। चुनौती स्वीकार करने के बाद कष्टों से नहीं घबराना चाहिए। तो ये लोकोक्तियाँ हमने जानी। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो हमें इसको कम करके आना है, छोड़ना नहीं है। और अब आइए कुछ और पढ़ लेते हैं, कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। और रिवीजन के लिए हमने अभी ये जो बुक है वो रखी है, राज व्यवस्था की। ये भारतीय राज्य व्यवस्था की जो किताब है। तो आइए इससे कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ये दृष्टि की बुक है, पहले भी हमने बताई है, हमने 2021 में ली थी और ये बुक हमारे पास मौजूद है। तो इससे हम कवर कर रहे हैं अपने राज्य व्यवस्था को, भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो आप समझ गए होंगे इसके प्रथम पृष्ठ को देख करके इसमें क्या क्या कुछ खास है जो हम इसको टच करने वाले हैं। तो हम धीरे धीरे करके बहुत हद तक पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह
संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। जी। और सेकंड में क्या है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो ये एक मूल्य कर्तव्य थे अनुच्छेद 51 का के। और बाकी भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। थर्ड पॉइंट क्या है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और क्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। ये चौथा नंबर है। और पांचवें नंबर पे क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। और छठा देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। और 8 पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और 7 पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे और तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और 8 पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। 8 पॉइंट है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और 9वां पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। और इसका जो है 11 पॉइंट है, जो माता पिता का संरक्षक है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये हो गया आपका। और मसला ये है कि अभी मेरा जो फ़ोन है वो इसका जो चार्ज ख़त्म हो रहा है, तो क्लास हम बहुत ज़्यादा जो अपनी रिवीजन है, मेरी जो खुद की सेल्फ रिवीजन की जो है वो प्रोसेस, वो मैं नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, लगता है आज मोबाइल चार्ज नहीं हो सका है। और तो चलिए थोड़ा सा बस और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली अली खां। और 1717 से 1727 ईस्वी तक, इसको हमने कल पढ़ा था और एक बार इसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं। मुर्शिद कुली अली खां जो है अपनी राजधानी ढाका में हस्तांतरित किया था, मुर्शिदाबाद में। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलवर्दी खान ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला। और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। तो हमने इतना कुछ जाना। और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये है आपका क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। इसमें सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह, 1799। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकराचिकिया। और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने प्राप्त किया था? शाह शुजा से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके द्वारा मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंखों की रोशनी ले ली। तो आज के लिए ये रिवीजन हिस्ट्री का अभी ही खत्म होता है। और इसके साथ साथ हम कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। और रिवीजन के लिए हम
आ जाते हैं अपने भूगोल पर, और ये है आपकी सामान्य भूगोल। तो भूगोल से भी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। भूगोल का सिलेबस में टॉपिक ही अलग कर रखा हुआ है, और सिलेबस तो आपको पता है, एक बार आप फिर से देख लीजिए हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि अगर हम अपने सिलेबस को देखेंगे तो हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ये है भाग 2 का जो सिलेबस है, ये देख लीजिए। प्राथमिक गणित भी होगा, सामान्य जागरूकता भी होगी, सामान्य विज्ञान भी होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी होंगे, और भूगोल भी होगा। तो हमें ये भूलना नहीं है कि हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो इसी के लिए हमें भूगोल को कवर करना है। भूगोल से हमने लिया है महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। भारत में मानसून की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। शीतकाल में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु राज्य को। भारत में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है सितंबर महीने से। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है केरल राज्य में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत जो ऋतु होने वाली होती है, वर्षा पश्चिम विक्षोभों द्वारा होती है, और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है पुणे में। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में। और ये देखते हैं, वर्षा ऋतु में देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। हिमालय की उपस्थिति के कारण वर्षा ऋतु में हवाएं उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान से प्रभावित होती हैं, दक्षिण पूर्व और पूर्व से। और तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है उत्तर पूर्वी मानसून से। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मासीनराम मेघालय में। मासीनराम मेघालय में है ये। न केवल भारत बल्कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ होता है? ये लेह में। तो हमने जाना ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये देखिए, ये मॉनसून का ये फिगर बना हुआ है। भारत में जो मानसून आता है, विशिष्ट लक्ष्य देखिए, वायु का जो आरोहण होता है ठंडा होता है, और फिर बादल का निर्माण किस तरीके से होता है, और ढक्कन पठार से होती हुई हिमालय, और उसके बाद फिर तिब्बत के पठार को टच करती है, और वर्षा, और ये आर्द्र वायु का उत्तर दिशा की ओर से बहाव होता है। हिंद महासागर है ये। और भारतीय मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण हो जाता है मानसूनी जलवायु, और उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाले देश का उदाहरण है भारत। तो हमने कंप्लीट किया ये टॉपिक, और आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। हमारे फ़ोन का चार्ज खत्म हो रहा है, वरना हम और भी ज़्यादा रिवीजन कर सकते थे। तो बाकी रिवीजन आप सेल्फ कीजिए, कल फिर मिलते हैं सुबह में। तो आगे के रिविजन्स के लिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए, जहाँ तक हो सके जितना हो सके रिवाइज कीजिए। जो जो सिलेबस में दिया हुआ है सब कुछ टच कर डालिए। जीएस के कोई लिमिट नहीं, जितना ज़्यादा हो सके आप सारे करंट अफेयर्स पढ़ जाइए, सब कुछ पढ़ जाइए। जितने आपके सिलेबस है उसको पढ़िए, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसको रेगुलर कीजिए। 5 बजे के करीब आती है मैथ मस्ती की क्लास, आप वहाँ मैथ मस्ती कर क्लास ले सकती हैं। और रीजनिंग की भी आती है आपको 12-1 बजे के करीब, अध्ययन मंत्रा पे, आप उसको टच कर सकते हैं। वहाँ अगर आप रेगुलर हो गए तो फिर आपकी रीजनिंग और मैथ अच्छी हो जाएगी। बाकी आपकी सिलेबस आपके पास जो बुक अवेलेबल है उससे कीजिए, और ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं सब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो रखिए अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त सदफ को। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।